बॉस को खुश कैसे रखें। नमस्कार मित्रों, मैं लखनऊ से डॉक्टर रामवृक्ष सिंह आज इस विषय पर आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि बॉस को प्रसन्न कैसे रखा जाए। सन 81 सितंबर से लेकर 30 जून 2023 तक मैंने विभिन्न पदों पर सरकारी नौकरी की है। सरकारी नौकरी और निजी नौकरी, इनमें जहाँ तक बॉस का प्रश्न है कोई विशेष अंतर नहीं होता। अगर आप अपना कारोबार भी करते हैं तो वहाँ भी एक बॉस है आपका, और वो है आपका ग्राहक। अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूर्णतया सरकारी सेवा और निजी सेवा की बात कर रहा हूँ, जहाँ अगर आपने अपने बॉस को खुश रखा तो आप जीवन पर्यंत सुखपूर्वक नौकरी कर सकते हैं, और अगर आपने अपने बॉस को नाराज़ कर दिया तो यकीन मानिए आपका एक एक दिन नरक हो जाएगा। कहते हैं कि हम 95% काम अपने बॉस को खुश रखने के लिए करते हैं, केवल 5% काम हम काम के लिए करते हैं। अगर आपने अपने बॉस को खुश रखा हुआ है तो आप कुछ न कीजिए तो भी आपको तरक्की मिलेगी। मैं ऐसे कुछ जीवंत उदाहरण दे सकता हूँ जहाँ व्यक्ति को कुछ नहीं आता, लेकिन उसका बॉस उसकी सेवा से प्रसन्न है तो उसे पदोन्नति दी गई। और कई ऐसे भी प्रकरण हैं जहाँ व्यक्ति को आता बहुत है लेकिन उसका स्वभाव ऐसा नहीं है कि वह बॉस को खुश कर सके, तो उसे पदोन्नति नहीं दी गई। इस तरह की स्थितियां सरकारी सेवा में और निजी सेवा में भी प्रायः पैदा होती हैं। बॉस और बीवी, इन दोनों को आप कभी संतुष्ट नहीं कर सकते, ऐसा आमतौर पर कहा जाता है। तो ऐसा क्या है? वस्तुतः होता यह है कि बॉस हमारी अपेक्षा अक्सर बड़ा होता है उम्र में, और पद तो उसका ऊंचा होता ही है, तो उसका एक अहम होता है कि मैं बड़ा हूँ, मेरा पद ऊंचा है, मेरी उम्र ज़्यादा है, मेरा अनुभव अधिक है। ये जो अहम है उसको आप यदि ललकारेंगे तो निश्चय ही मार खाएंगे। बॉस के अहम को ललकारना नहीं है, बॉस के अहम को सहलाना है। जिस व्यक्ति ने बॉस के अहम को सहलाना सीख लिया, समझ लीजिए कि उसने 90% काम पूरा कर लिया। इसको कुछ लोग चापलूसी कह सकते हैं, लेकिन ये चापलूसी नहीं है, ये एक तरह से व्यावहारिकता है। आपका व्यावहारिक सोच है कि आपने बॉस को शीशे में उतार लिया। आप उसको चुनौती देकर, उसके ज्ञान को ललकार कर कभी उसे प्रभावित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बॉस ये मानता है कि मुझसे ज़्यादा नहीं जानता कोई, मैं जो कह रहा हूँ वही है सही। तो इस मनोभाव वाला व्यक्ति आपसे चुनौती पाकर सांप की तरह फन काट कर खड़ा हो जाएगा और आपको डसने के लिए हर समय सन्नद्ध रहेगा, तत्पर रहेगा। ऐसे व्यक्ति को ललकारने की आवश्यकता नहीं है। आप बहुत अच्छा जानते हो, आपका सब कुछ अच्छा हो, लेकिन बॉस को कभी भी ये आभास नहीं होना चाहिए कि ये व्यक्ति अपने आप को मुझसे श्रेष्ठ समझता है। मैंने क्या किया, शुरुआत में तो मुझे कुछ तकलीफ हुई। मैं ये मानता था कि मैं अपने क्षेत्र का सर्वज्ञ हूँ, और बॉस की अपेक्षा मुझे अपने क्षेत्र की जानकारी बहुत अधिक है। लेकिन उससे क्या, बॉस तो बॉस है। कुछ ही दिनों में मुझे ये आभास हो गया कि नहीं, ये रणनीति चलने वाली नहीं है। मैं अपने ज्ञान से अपने बॉस को प्रभावित नहीं कर सकता। भक्ति मार्ग के जो संत हुए हैं, जो भक्त हुए हैं, उन्होंने कहा है ज्ञानक पंथ कृपाणक धारा। आप ज्ञान से किसी को प्रभावित नहीं कर सकते। आप प्रभावित कर सकते हैं भक्ति से, समर्पण से। बिछ जाइए उसके आगे और फिर देखिए कैसे वो आपकी बातें मानने के लिए तैयार हो जाता है।
भगवान के साथ हमारे भक्त कवियों ने और जो हमारे संत हुए हैं उन्होंने ये रणनीति अपनाने की सलाह दी है। भगवान के सामने बिछ जाओ, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये कह दो। ये तो भगवान के साथ है जो कि सर्वज्ञ है, सब जानता है। लेकिन जो मनुष्य है उसके अंदर इतना अहंकार है कि उसको जब आप ये कह देंगे कि तेरा तुझको अर्पण, तो उसकी क्या स्थिति होगी ये सोचिए। इसलिए ज्ञान से नहीं, ज्ञान से आप किसी को प्रभावित नहीं कर सकते। समर्पण, बॉस भी समर्पण मांगता है। वो कहता है कि जो मैं हूं वही सही है, मैं जो कह रहा हूं वही ठीक है, तुम कुछ नहीं हो। मेरे बॉस ने एक बार मुझे कह दिया था, तुम्हारे दिमाग के जाले साफ करने पड़ेंगे। मैंने तुरंत ये मान लिया कि ये जो व्यक्ति है सामने वाला, ये बड़ा ही अकड़ू है, इसके सामने ज्ञान की तो बात करनी ही नहीं है। ये जो बोलता है यस सर यस सर यस सर, ठीक है सर, और अपने मन में ये बनाए रखो कि ये मूर्ख है, ये मूर्ख है, इसको बुद्धू बनाते रहना है, अपना काम निकालना है। आज का युवा अपने से जो वृद्धतर लोग हैं उनकी अपेक्षा बहुत अधिक जानकारी रखता है, उनके पास स्टेमिना भी होता है, वो ज़्यादा देर तक बैठकर काम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने अपने कार्यालयीन जीवन में अनुभव की। मेरे बॉस को ये लगता था कि देर तक बैठा जाए उसके साथ। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं तो बॉस से बहुत छोटा था उम्र में और खिलाड़ी रहा हूँ, तो जब तक वो बैठे रहते थे मैं उनसे ज़्यादा देर तक बैठा रहता था, ताकि अगले को ये न लगे कि आदमी मेरी अवहेलना कर रहा है। जैसे मछली पकड़ने वाले क्या करते हैं, जब मछली उनके कांटे से चारा खा लेती है तो ढील देते हैं, वो दौड़ती है दूर तक, फिर उसको खींचते हैं धीरे धीरे, फिर दौड़ती है दूर तक, ढील देते जाते हैं। एक स्थिति ऐसी आती है कि मछली थक जाती है, अब उसको निकाल के आप ले जाइए अपने साथ, मारिए खाइए। वही स्थिति बॉस की है, उसको ढील दीजिए। एक समय ऐसा आएगा जब वो आपके बिना अपाहिज हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। उस स्थिति का इंतजार कीजिए, क्योंकि बॉस आपसे ज्यादा नहीं जानता, बॉस आपसे ज्यादा ऊर्जावान नहीं है। अगर है तो ये अपवाद है। आमतौर पर वो थकेला पकेला होता है, लेकिन उसका अहंकार इतना ऊंचा होता है, वो ये सोचता है कि मैंने ताज जिंदगी खिदमत की है और मैं ही हूँ सबसे बड़ा, मैं इसका बॉस हूँ, तो मैं ज़्यादा जानता हूँ, मैं ज़्यादा योग्य हूँ, इसीलिए तो बॉस हूँ। इस मुगालते में उसको रखिए और ऐश कीजिए। वही स्थिति अन्य रिलेशंस में भी है। आप किसी से लड़ाई करके नहीं जीत सकते, क्योंकि हारा हुआ आदमी कभी आपको प्यार नहीं देगा, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे जीवन का अन्य कोई क्षेत्र हो। आपने किसी को हरा दिया तो क्या उसका प्यार पा जाएंगे आप? सवाल ही नहीं है। आपको हारना पड़ेगा, हार कर जीत सकते हैं आप। छोटे बच्चे होते हैं जैसे, उनको प्रसन्न रखने के लिए आप क्या कीजिएगा? आप हार जाएंगे, उनके साथ कोई खेल खेलिए और जानबूझकर हार जाइए। वो सोचता है वाह वाह वाह, मैं जीत गया, बाबा से जीत गया मैं। मेरे पोते के साथ अक्सर ये होता रहा है, हम जान के हारते रहे और वो भाई साहब जीतते रहे, उन्हें लगता है वाह वाह मैं तो जीत गया। बॉस की भी वही स्थिति है, आप हार जाइए उसके सामने, उसी की बात को मान जाइए कि हाँ ठीक है सर, आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही कर लेते हैं। और ये जो हार है ये केवल कार्यालयीन सीमाओं में है। कार्यालय के बाहर आप राजा हैं, आप अपनी मर्जी से रहिए। एक आध बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे किसी बॉस ने कहा कि आप ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। मैंने कहा हाँ ठीक है, आप जो कहेंगे, मेरे लिए तो आप ही सब कुछ हैं, संस्था आप ही हैं, आप जो कहेंगे वो मैं करूँगा, लेकिन बस यहीं तक करूँगा। जैसे ही मैं इस कार्यालय की 4 दीवारों से बाहर जाऊँगा तो मेरा अपना निर्णय होगा, मैं जो चाहूँगा वो करूँगा। तब आप मेरे बॉस नहीं हैं, तब मैं कार्यालय की या संस्था की नियमावली से बंधा हुआ
कोई कर्मचारी नहीं हूं, तब मैं अपने हिसाब से जीऊंगा। तो कई बार हमें दो व्यक्तित्व अपने बनाने पड़ते हैं। एक व्यक्तित्व बॉस को खुश रखने के लिए, एक व्यक्तित्व अपने आप को खुश रखने के लिए। अपने को मारना नहीं है, लेकिन एक रोल प्ले है। उस व्यक्ति को काम दिया गया है आपसे काम लेने का, तो वो काम ले रहा है अपनी योग्यता अनुसार, अपनी समझ के अनुसार वो ले रहा है। आप करते जाइए, क्योंकि यही आपसे अपेक्षित है। और जब आप बाहर हैं, उसके नियंत्रण में नहीं हैं, तब आप अपनी मर्जी के राजा हैं। तब आप अपने हिसाब से काम कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप कुंठित हो जाएंगे। और जो कार्यालयीन कामकाज है, उसके अलावा भी अपने आप को समृद्ध करते रहिए, अपने आप को मजबूत करते रहिए, अपनी क्षमताओं को बढ़ाते रहिए। उन क्षमताओं को देखकर आपका बॉस यदि प्रभावित हो तो बहुत अच्छा, न प्रभावित हो तो उसकी अकल का दोष। लेकिन आप अपने आप को मारिए मत, पर उसके सामने कोई चुनौती भी मत फेंकिए कि मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं। एक समय ऐसा आएगा कि आपकी क्षमताओं, आपकी उपलब्धियों को देखकर वो खुद ही अभिभूत हो जाएगा और आपके सामने समर्पण कर देगा। ऐसा मैंने देखा है अपने जीवन में। अपने जीवन में ये अनुभव किया है कि सामने वाले ने कहा है कि आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। तो समय का इंतजार कीजिए। समय आएगा जब आपकी योग्यता, आपके ज्ञान, आपके समर्पण, आपकी कर्तव्य निष्ठा, इन सब चीजों की सराहना होगी। उस समय का इंतजार कीजिए। बॉस ठीक है, कार्यालयीन जीवन में है, वो उसको खुश रहने का हक है, क्योंकि सारा काम उसके नाम से होता है। उसको खुश कीजिए, वो जैसा चाहता है वैसा कीजिए। हो सकता है उसकी सोच भी ठीक हो, तो वैसा ही कीजिए। आप तो उसके सलाहकार नहीं हैं, आप उसके सेनापति हैं। वो आपसे कहता है ऐसा करो, तो आपको यस मैन बनना है कि हाँ ठीक है, यही करते हैं, और अपना सर्वश्रेष्ठ देना है, सर्वस्व अर्पित करना है, क्योंकि ये आपका रोल प्ले है। वहां पर जैसे ही आप संस्था से बाहर आए, आपका दूसरा रोल प्ले शुरू हो गया। अब वहां आप अपनी समझ के अनुसार काम कीजिए। जिसने ऐसा किया वो सफल रहा, सुखी रहा, और जिसने नहीं किया वो कुड़ कुड़ के मरा। धन्यवाद मित्रों।